हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी रिव्यू में स्पेशल फॉर मैथ साइंस फॉर क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पार्ट 4 है और इससे पहले की चीज़ें हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और क्रियाकलाप 1.9, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्रियाकलाप 1.10, और उपचयन अपचयन अभिक्रिया, क्रियाकलाप 1.11, संक्षारण और विकृत गंधिता, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, कि जिस अभिक्रिया में कोई तत्व है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो किसी दूसरे तत्व से, तो वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या फिर विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा के तौर पर आप देख सकते हो कि जिस अभिक्रिया में कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक अथवा विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हो कि जिंक जो वो कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और उसकी जगह खुद ले ले रहा है, यानी जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हो रहा है और कॉपर हमारा अलग हो जा रहा है। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगी। फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर रहा है और उसकी जगह खुद ले रहा है और बना रहा है हमारा लेड क्लोराइड, जो कि और हमारा जो कॉपर है वो अलग विस्थापित हो जा रहा है। फिर तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो फेरस है यानी कि लोहा, वो हमारा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को फिर से विस्थापित कर रहा है और उसकी जगह खुद ले ले रहा है, यानी कि फेरस सल्फेट हमें बना के दे रहा है और जो कॉपर है वो हमारा विस्थापित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक है हमारा आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर का विस्थापन, जो कि क्रियाकलाप 1.9 है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें कि जो लोहे की 3 कीलें हमें रेगमाल से साफ़ करनी है, या फिर आप न्यू कील्स मतलब जो नई कीलें ले सकते हो जिन पर कोई जंग वगैरह ना हो। फिर हमें क्या करना है कि ए और बी चिन्हित की हुई 2 परखनलियों में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और उनमें से जो 3 कीलें हमने ली थी उनमें से 2 कीलें धागे से बांधकर परखनली बी में, यानी कि जिस परखनली में हमने बी चिन्हित किया था उस परखनली बी में 20 मिनट तक उन्हें रखना है कॉपर सल्फेट के विलयन में। उसके बाद जो है हमें कि 20 मिनट के बाद जो है कीलों को बाहर निकालना है और जो परखनली ए तथा बी जो है उनमें दोनों में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, तो उसका जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है उसका हमें जो तीव्रता है वो घटी या बढ़ी, ये हमें जांच करना है, देखना है। और जो बाहर निकाली हुई कीलें हैं हमें हमारी जो कॉपर सल्फेट के विलयन से अभी हमने निकाली, वो उसकी हम जो तीसरी कील हमारे पास पहले से मौजूद थी जो कि हमने कहीं डुबोई नहीं थी, उसके तुलना करनी है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हमने अभी प्रयोग किया उसमें हमने ये सारे परीक्षण देखे। तो पहला परीक्षण हमारा ये था कि जो कीलों पर भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, यानी कि जब हमने उसे विलयन में डुबोया कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो जो कील है वो उस पर जो है भूरे रंग का पदार्थ जो है लग जाता है। दूसरा परीक्षण था हमारा कि जो कुछ देर बाद विलयन का रंग फीका पड़ने लग जाता है, जो हमारा नीला रंग था कॉपर सल्फेट का वो फीका पड़ने लग जाता है और जो थोड़ा हरा टाइप होने लग जाता है। तो हुआ क्या यहाँ दोस्तों कि जो हमारा फेरस है यानी कि लोहा, वो सॉलिड अवस्था में हमने लिया, वो जो कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको कॉपर को यानी कि
विस्थापित कर दे रहा है यहाँ से ये, और उसकी जगह खुद ले रहा है और हमें बना के दे रहा है फेरस सल्फेट का विलयन, जो कि थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता है अगर हम उसमें फेरस ज़्यादा रखें तो वो उसका रंग जो है नीले से फीका पड़ने लग गया, इसीलिए क्योंकि कॉपर वहाँ से विस्थापित हो चुका है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों कि जब जैसे कि अभी उसने विस्थापन अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील जो है विस्थापन कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जांपल में आप देखोगे तो Pb जो है वो NO3, यहाँ पर 2 आयन बन रहे हैं हमारे Pb और NO3 ट्वाइस, NO3 यानी नाइट्रेट। तो ये जो Pb है वो दूसरा अभिकारक हमारा यौगिक है, उसमें से जो एक आयन को विस्थापित करेगा और उसके साथ जो है खुद जगह बना लेगा, और दूसरा जो है वो हमारा नाइट्रेट के साथ आ जाएगा। तो परिभाषा में आप देख सकते हो कि जो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जो लेड नाइट्रेट है यानी PbNO3 ट्वाइस, वो उसने Ki के साथ अभिक्रिया करी, तो वो जो लेड है वो चले जाएगा हमारा I के साथ यानी कि आयोडीन, तो वो जो बनाएगा हमारा PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड बनाएगा। और जो हमारा नाइट्रेट था वो हमारा चले जाएगा K के साथ, यानी कि उसका जो 2 नंबर पे है वो दूसरे अभिकारक के पहले नंबर के साथ, और जो पहले अभिकारक में पहले नंबर में है वो हमारा चले जाएगा दूसरे अभिकारक के दूसरे नंबर के साथ। तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद मिले वो क्या मिले, लेड आयोडाइड और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो HNO3 यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है हमारा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हमें कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि CaNO3 ट्वाइस और जल हमें प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है तो हमें जो जल मिला, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन वो OH ट्वाइस है उसके साथ मिल जा रहा है, और जो हमारा नाइट्रेट है वो Ca यानी कि कैल्शियम के साथ मिल जा रहा है। तो कैल्शियम नाइट्रेट हमें मिला और जो H है वो इसके साथ मिलके हमें जल प्रदान कर रहा है। फिर दूसरा टॉपिक हमारा आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है जो दोस्तों कि अवक्षेप से आप समझो, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी पदार्थ जल में विलय नहीं होगा यानी कि जो ना घुले उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेप का यानी कि जो जल में ना घुले ऐसे पदार्थ का निर्माण हो, उसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा में आप देखो कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप यानी कि जो जल में नहीं घुलने वाला पदार्थ है वो उसका निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि जो लेड नाइट्रेट है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके हमें लेड आयोडाइड देता है। तो लेड आयोडाइड हम जो क्रियाकलाप 1.2 में हम देख चुके हैं कि लेड आयोडाइड जो हमें पीले कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये भी हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड वो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके हमें बेरियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है। तो बेरियम सल्फेट जो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है ये हमारा अवक्षेप है, यानी कि ये जो हमारा जो बेरियम सल्फेट है ये भी हमारा अवक्षेप मिल रहा है, हमें सफ़ेद कलर का मिलता है ये हमें, और दूसरा पदार्थ हमें मिल रहा है KCl। तो यहाँ पर भी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक हमारा सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया। तो इसमें क्या करना है हमें कि एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट तथा दूसरी परख नली में बेरियम क्लोराइड लेके उन्हें मिलाना है और फिर हमें देखना है कि क्या होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रयोगशाला में।
तो दोस्तों आपने देखा कि जब हमने प्रयोग किया तो हमने देखा कि दोनों विलयनों को मिलाने पर हमें एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और विलयन जो है वो हमारा अपारदर्शी हो जाता है। पहले वो ट्रांसपेरेंट था, अब वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जो बेरियम क्लोराइड हमने लिया और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट हमने लिया, उन दोनों को मिलाने पर ये दोनों हमारे जो जलीय विलयन है, और इनको हमने जब मिलाया तो हमें बेरियम सल्फेट जो BaSO4 वो हमें प्राप्त हुआ और NaCl वो हमें प्राप्त हुआ। तो जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा सफ़ेद अवक्षेप है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो NaCl हमारा है वो हमारा जलीय विलयन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस अभिक्रिया में हमें दो पदार्थ प्राप्त हुए। तो एक तो हमें जो सफ़ेद कलर का अवक्षेप प्राप्त हुआ और दूसरा हमारा जो रंगीन विलयन है वो हमारा NaCl है, और जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा सफ़ेद कलर का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है हमें। तो NaCl जो है वो जलीय विलयन है और जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा सॉलिड है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक है हमारा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो यानी कमी हो तो उसे कहते हैं उपचयन। उदाहरण के लिए अगर जो कार्बन है उसमें अगर हम उसका दहन करें यानी ऑक्सीजन उसमें उसका योग करें, ऑक्सीजन का योग करें, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा जो क्या होगा उपचयन होगा। फिर जो हमारा दूसरा टॉपिक है अपचयन। तो वो अपचयन क्या होता है कि किसी पदार्थ में इसका उल्टा ठीक उपचयन का ठीक उल्टा, यानी कि किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। इसमें क्या था कि हाइड्रोजन का ह्रास होता था, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, और जिसमें हाइड्रोजन की जो उपचयन है उसमें ऑक्सीजन की जो है वृद्धि हो रही थी। तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी कमी होगी। तो अपचयन यानी कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होना। तो आप यहाँ देख सकते हो उदाहरण में जो H2 हाइड्रोजन है वो Cl2 के साथ अभिक्रिया करके हमें HCl दे रहा है। तो यहाँ पर जो क्या हुआ, Cl2 जो है वो हमारा उसमें हाइड्रोजन का योग हुआ, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो ये हमें HCl मिला, तो ये भी हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें जो हमने अभी उपचयन और अपचयन पढ़ा, तो जिस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ उपचयित हो दूसरा कोई अपचयित हो जाए तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। परिभाषा आप देख सकते हो कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO वो हमारा कार्बन के साथ अभिक्रिया करके हमें जिंक Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो है अपचयन हो गया, और जो हमारा कार्बन था उसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, तो यहाँ पर जो है इसका जो है कार्बन का उपचयन हो गया, और जो जिंक ऑक्साइड है हमारा उसका अपचयन हो गया। तो इस तरह से ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हो कि जो MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो हमारा वो HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें MnCl2 यानी कि जो मैग्नीज क्लोराइड और जल और क्लोरीन जो है हमारा वो प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो MnO2 है यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, और जो Cl2 ऑक्सीजन की जगह Cl यानी क्लोरीन आ गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो ये हमारा जो होगा क्या कहते हैं अपचयन हो गया। और दूसरा जो है HCl में से जो हाइड्रोजन है उसका भी ह्रास हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये उपचयन हो गया। यानी कि आप देख सकते हो HCl जो है वो उसमें से हाइड्रोजन हटा और Cl2 हमें यहाँ पर मिल गया, तो हाइड्रोजन हट गया तो हमारा जो है उपचयन होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, उपचयन होगा। तो इस प्रकार से हमारा उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है।
तो ये हमारी अभिक्रिया जो होगी वो हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। तो इसमें जो क्रियाकलाप 1.11 है उसमें हमें क्या करना है कि चाइना डिश में 2 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करना है और फिर देखना है हमें कि क्या होता है। तो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। दोस्तों आपने देखा कि जब हमने कॉपर का जो चूर्ण है वो गर्म किया तो हमें जो कॉपर चूर्ण की सतह पर काली काली परत जमी मिली। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो कॉपर है हमने उसको तापमान दिया, यहाँ पर आप तापमान लिख सकते हो, तापन, तीर के ऊपर आप तापन लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा कॉपर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO देता है। तो जो CuO है वो हमारा काले कलर की परत हमें जो कॉपर के चूर्ण है उसके सतह पर दिखाई देती है। और अगर हम दोस्तों इसको जो उल्टा करें तो हमें कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, काले कलर की जो परत प्राप्त हुई। अगर उसमें यहाँ पर हमने क्या किया कि ऑक्सीजन का योग किया यानी कि उपचयन किया इसका, लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, इसमें हाइड्रोजन का योग कर दें यानी कि इसका अपचयन कर दें, तो हमें फिर से कॉपर प्राप्त होगा और हमें जो प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, कॉपर और जल मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, आप देख सकते हो इसका फ़ोटो, और दूसरा हमारा ये कॉपर चूर्ण है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा टॉपिक है हमारा संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है कि जो आप देखते हो कि जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है, चांदी जो है वो थोड़े दिनों बाद जो है उसमें काले कलर की परत चढ़ जाती है, जो तांबा यानी कि जो हमारा कॉपर है उस पर हरी कलर की परत चढ़ जाती है। तो ये सारे क्या होंगे, हमारी संक्षारण होंगे। तो परिभाषा में आप देख सकते हो कि किसी धातु का अपने आसपास अम्ल के संपर्क में आने पर या फिर आर्द्रता के संपर्क में आने पर यानी नमी के संपर्क में आने पर जो है वो संक्षारित हो जाता है कोई भी धातु, तो उसे क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, तो ये सारे क्या है, हमारे संक्षारण के उदाहरण हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है कि जो जैसे कि कोई तेल वाला पदार्थ है या फिर हमारा कोई भी मतलब जो तैलीय पदार्थ हैं यानी वसायुक्त पदार्थ हैं और जो रखे रहते हैं कुछ दिनों तक, यानी मतलब कुछ समय, लंबे समय तक रखे रहने पर जो वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, तो जो ख़राब होना उनका ये हो रहा, जो ख़राब हो जाते हैं वो उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है या फिर स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो वो सब ये जो हमारा है क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। इसकी परिभाषा आप देखोगे तो उपचयित होने के कारण यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया है, मतलब जो हमारे तेलीय पदार्थ हैं, वसायुक्त पदार्थ हैं, उनका उपचयन हो जाता है यानी ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इस जो स्वाद में और गंध में परिवर्तन हुआ उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। और जो विकृत गंधीय पदार्थ यानी कि जिसमें स्वाद में परिवर्तन हो चुका है, गंध में परिवर्तन हो चुका है, उपचयन के कारण वो जो है खाने योग्य नहीं रहते, वो ख़राब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जो लंबे समय तक हम चिप्स को रख दें तो वो चिप्स ख़राब हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, विकृत गंधिता होगा। दूसरा आप यहाँ पर फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगाए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये वाला फ़ोटो है ये हमारा हरे कलर का हो रहा है, यानी कि ये जो फ़ोटो है, ये सिक्का जो है ये हमारा जो है कॉपर है यानी कि तांबे का सिक्का है ये। तो इस पर जो लंबे समय तक रखे रहने पर जो ऑक्सीजन से इसमें उपचयन हुआ उसके कारण इस पर हरे कलर की परत चढ़ गई, तो इसी क्या होगा, हमारा संक्षारण का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण जो हमारा ये वाला सिक्का है ये हमारा चांदी का सिक्का है, तो ये हमारा ये सिल्वर कॉइन है जो इसमें काली परत की परत चढ़ गई, ये भी हमारा ऑक्सीजन के कारण जो उपचयन हुआ इसका उसके कारण हुआ है। तो दोस्तों
इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपका उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, उनकी मदद से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।